ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो जितना बड़ा कॉलेज है उतना बड़ा कॉलेज का नाम भी है। इसका पूरा नाम है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर, और इसको पीडीपीएम ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर भी लिखते हैं। अगर बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 2005 में अंडर एमएचआरडी। और फिर बात करते हैं लोकेशन की, तो जैसे कि कॉलेज के नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जो कॉलेज है वो जबलपुर में है। जबलपुर एक सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसमें ये कॉलेज है। और काफी अच्छी जगह है, ग्रीनरी ग्रीनरी है सारे में। कनेक्टिविटी की बात करें तो एक वहाँ पे एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, तो एयरपोर्ट से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है कॉलेज का। और अगर रेलवे स्टेशन से बात करें तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर है। कहीं पे 10.5 किलोमीटर लिखा हुआ है, कहीं पे 14 किलोमीटर लिखा हुआ है। बट लाइक जैसे हम लोग ऑटो से गए थे कॉलेज, तो अराउंड हाफ एन आवर लगता है कॉलेज पहुंचने में ऑटो रिक्शा से। सो उसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो मोड ऑफ एडमिशन में जो बीटेक के 4 ईयर कोर्सेज हैं उनमें जो एडमिशन है वो जेई मेन के बेसिस पे होता है। जोसा काउंसलिंग होती है, सीसैट स्पेशल राउंड्स जो काउंसलिंग होती है उन सबसे इसमें एडमिशन होता है बीटेक 4 ईयर कोर्सेज में। ऐसे ही हमारे यहाँ एक अलग से डिजाइन का डिसिप्लिन है बीडेस करके। तो अगर उसमें एडमिशन लेना है तो उसका एडमिशन के लिए अलग से एग्जाम होता है यूसीट का, वो देना पड़ता है। अगर एमटेक की बात करें तो एमटेक में एडमिशन होते हैं गेट के थ्रू। यहाँ पे और भी क्राइटेरिया होता है, लाइक आपका इतना पॉइंटर होना चाहिए इस सब्जेक्ट में, कुछ ऐसा होना चाहिए। बट वो सब बातें हम कवर नहीं कर रहे हैं इसमें इस वीडियो में। ये जो वीडियो है वो मेनली अभी काउंसलिंग के हिसाब से बनाई हुई है। और अगर एमडेज की बात करें, जैसे कि बीटेक और एमटेक होता है, वैसे बीडेज और एमडेज है हमारे यहाँ। तो एमडेज की बात करें तो उसका सीट का एग्जाम होता है। उसके बाद एनआईआरएफ रैंकिंग्स की बात करते हैं इंजीनियरिंग में। तो 2019 में इसकी रैंकिंग 75 थी, 2020 में फिर ये 81 हुई, और फिर 2021 में यानी कि अब इसकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो है 80। बट जब भी आप कॉलेज चूज करते हो एनआईआरएफ रैंकिंग देख के चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग का क्या होता है कि उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है, लाइक कॉलेज का एटमॉस्फेयर, उसका रिसर्च स्कोप क्या है। बट जनरली स्टूडेंट को इतना मतलब नहीं होता है हर एक चीज से। तो बेसिकली जो और चीजें हैं जो देखनी चाहिए वो मैंने नीचे कवर करी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंपस की। तो कैंपस काफी बड़ा कैंपस है, अच्छा खासा एरिया है उसमें। लगभग 260 एकर्स है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। बट कहीं कहीं पे आप नेट पे सर्च करोगे तो 300 एकर्स और 500 एकर्स भी लिखा हुआ मिलेगा। बट जैसे हम लोग कॉलेज गए थे तो हमने देखा कि जो ज्यादातर एरिया है वो जो है फॉरेस्ट से कवर्ड हुआ हुआ है। सारे में पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, झाड़ियाँ उगी हुई हैं, फॉरेस्ट एरिया है सारा कुछ। बेसिकली फॉरेस्ट को काट के ही कॉलेज बनाया हुआ है। तो ऐसे डिटरमाइन कर पाना काफी मुश्किल है कि एरिया कितना है, बट जितना भी है काफी स्पेशियस है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वो कौन कौन से यूजी प्रोग्राम्स ऑफर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं बीटेक में। तो बीटेक में आप बीटेक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यानी कि सीएसई में। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि ईसीई में बीटेक है। उसके बाद है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो काफी सारे लोग मेरे से मैसेज करके पूछ भी रहे थे कि ये भैया स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इसकी प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं। तो बेसिकली मैंने अपने दोस्तों से पूछा जिन लोगों को मैं जानता हूँ, तो उन्होंने यही बताया कि जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो एक एक्सटेंशन ही है मैकेनिकल ब्रांच का। बेसिकली सीड्स बढ़ाने के लिए किया गया है। तो उन्होंने बताया कि इसमें जो मेन स्कोप है, जो ज्यादा फोकस है वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पे दिया जाता है। तो बेसिकली जो प्लेसमेंट्स है वो आप मान सकते हो कि मैकेनिकल के साथ ही होगी। उसके बाद है, हाँ हम बात कर रहे थे यूजी प्रोग्राम्स की। तो जैसे जैसे कि बीटेक के प्रोग्राम्स थे, तो ऐसे ही बीडेस का प्रोग्राम है हमारे यहाँ, डिजाइन डिसिप्लिन करके पूरा एक अलग से डिसिप्लिन है जिसका एंट्रेंस यूजी के थ्रू होता है। और यहाँ पे सेपरेट मास्टर्स और डॉक्टोरल यानी कि पीएचडी वाले प्रोग्राम्स भी हैं, बट इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा उनमें। उसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज चूज करते हुए, तो मैंने यहाँ पे डिटेल में पूरा डिस्कस किया है फीस स्ट्रक्चर। बेसिकली मैंने ये कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो अब नया बैच आने वाला है 21-22 का, उसका जो जो उसका फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा। तो ये काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। तो एक तो आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो, एक होती है वन टाइम फी पेमेंट। उसमें जो आपका आईडी कार्ड होता है और जो स्टूडेंट वेलफेयर फंड वगैरह होता है, कॉशन मनी होती है यानी कि सिक्योरिटी की, वो सब चीज़ें कवर होती हैं। तो बेसिकली वो 13,500 है, वो सभी के लिए 13,500 है, चाहे आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो, आप पीडब्ल्यूडी हो या SC ST हो, कुछ भी, वो 13,500 ही है। उसके बाद बात करें पर सेमेस्टर एक एकेडमिक फी होती है, वो भी सबके लिए सेम है यहाँ पे। उसमें मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब कवर होता है।
तो उस वो भी 7500 रुपीज़ है, वो भी सबके लिए सेम है, चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कुछ भी हो। हाँ, तो मेन चीज होती है वो है ट्यूशन फी और हॉस्टल फी। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो एस सी एस टीज है उनके लिए पूरी पूरी ट्यूशन फी वहाँ पे है। जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए भी पूरी ट्यूशन फी वहाँ पे, उनके लिए कोई ट्यूशन फी नहीं है। और अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जो ट्यूशन फी है वो अराउंड 65,000 है। और जो हॉस्टल फी है यानी कि जिसमें फैन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह सब आ जाते हैं वो लगभग 11,000 है। तो जो ग्रैंड टोटल होता है इसका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वो अराउंड 76,000 के अराउंड बैठ जाता है पर सेमेस्टर। और अगर पीडब्ल्यूडी वालों की बात करें तो जैसे हमने कहा था कि उनकी ट्यूशन फी नहीं है, तो उनकी सिर्फ हॉस्टल फी है जो जो 11,000 ही है। ऐसी एस सी एस टी जिनके पेरेंट्स की इनकम मोर देन 2 lakhs है, उनकी जो हॉस्टल फी है वो 11,000 है। और जो एस सी एस टी में ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स की इनकम लेस देन 2 लाख है, तो उनकी ट्यूशन फी भी हाफ हो जाती है यानी कि 5,500। तो अगर हम इन सबको टोटल कर दें तो ये वैल्यूज आती है, मैंने यहाँ पे गिवन है सब कुछ, 97,220 आती है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए आती है 32,000। और एस सी एस टी जिनकी पेरेंट्स इनकम मोर देन 2 lakhs है उनके लिए 32,000 आती है। और जिनकी और एस सी एस टी वाले वो लोग जिनकी पेरेंट्स की इनकम लेस देन 2 lakhs है उनके लिए आती है 26,500। तो ये ग्रैंड टोटल था। बट इसमें मेस फी वगैरह भी हमने ऐड नहीं की है। जो मेस फी है वो सबके लिए 14,000 रुपीज़ है, जो कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइप पे देनी होती है। और अगर इसका ग्रैंड टोटल कर दे तो जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, मेस फी इंक्लूड करके बता रहे हैं हम लोग, तो 1,11,220 बैठता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए और एस सी एस टी वाले जिनके पेरेंट्स की इनकम लेस देन 2 लाख मोर देन 2 lakhs है उनके लिए बैठता है 46,000, जो कि ये काफी बड़ा गैप आ जाता है जनरल वालों से। और जो एस सी एस टी वाले हैं जिनकी पेरेंट्स इनकम लेस देन 2 lakhs है उनकी और भी कम हो जाती है 40,500। बट इसमें जो वन टाइम पेमेंट वगैरह सिक्योरिटी फी थी वो भी ऐड थी। तो अगर हम इसको निकाल दें उस वाले पार्ट को तो आप मान सकते हो कि 80-90,000 के अराउंड बैठता है पर सेमेस्टर। ओके, तो ये भी काफी लोग पूछ रहे थे स्कॉलरशिप्स के बारे में कि भैया यहाँ पे स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी है। तो जो भी यहाँ पे सेंट्रल स्कॉलरशिप्स होती हैं एस सी एस टी के लिए है या फिर कुछ भी जनरल वालों के लिए जो भी होती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल करके एक पोर्टल होता है, वहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप्स हैं वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कॉलरशिप्स है वो भी एप्लीकेबल है, लाइक यूपी गवर्नमेंट की है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है, या साउथ वाले जो स्टेट्स हैं उनकी जो गवर्नमेंट्स की हैं वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसके अलावा एक मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप भी होती है, एमसीएम स्कॉलरशिप, वो मेरिट पे बेस्ड होती है। तो लास्ट ईयर कोविड की वजह से तो वो जो थी वो आई थिंक जे मेन रैंक्स पे वो बेस्ड थी, बट वैसे जो जनरली होती है वो जो आपका सेकंड सेमेस्टर तक का सीपीआई होता है उसके बेस पे आपको दी जाती है। ओके, तो हम शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स कितनी सीट्स है यहाँ पे। तो ये भी मैंने जो जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मैंने उठाया है। तो हम यहाँ पे देखें तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो सीट्स हैं वो लगभग 220 सीट्स हैं सब मिला जुला के। और उसमें अराउंड 30 सीट्स हैं जो फीमेल्स के लिए हैं, फीमेल सुपरनुमरी। और ऐसी ईसी की बात करें तो अराउंड 110 सीट्स हैं, मैकेनिकल में अराउंड 55 सीट्स हैं, और एसएम यानी कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी अराउंड 55 सीट्स हैं। तो इससे टोटल सीट्स करके अगर हम पूरी टोटल कर लें ये सीट कैपेसिटी वाली भी और फीमेल सुपरनुमरी वाली भी, तो अराउंड 502 सीट्स बैठती हैं। प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट्स तो सब जानते ही जाते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसी होती है। तो जो प्लेसमेंट का डेटा है वो बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है कॉलेज की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। बट फिलहाल मैंने देखा था तो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जो हाईएस्ट पैकेज इस ईयर का है वो 43 लाख पर एनम है, यानी कि जो ऑफर हुआ है अभी माइक्रोसॉफ्ट से। और जो एवरेज पैकेज ऑफर 2020 में था वो 9.9 लाख पर एनम था अराउंड। और जो मीडियन है वो अराउंड 9.53 लाख पर एनम है। बट ये सारी वैल्यूज बहुत अच्छे से गिवन नहीं है, कहीं कहीं से निकाली गई है कुछ वेबसाइट्स के थ्रू। बट हाँ, ऑफिशियल डेटा ढंग से गिवन नहीं है वेबसाइट पे। उसके बाद हॉस्टल्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे बेसिक चीजें कवर की हैं हॉस्टल्स के बारे में, मैंने बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ। लाइक बहुत सारी चीजें होती है कि भैया वहाँ पे कैसा कैसा है, वहाँ पे मेस में जैसे कैसे खाना मिलता है, वो सब चीजें नहीं कवर करी है। वैसे तो अगर आप चैनल देखते हो तो आपको पता लगी जाएंगी धीरे धीरे, बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल पे आपको सभी वो बातें मिल जाएंगी, लाइक कि किस तरह से कॉलेज में स्टार्ट करें, कोडिंग कैसे स्टार्ट करें, और स्टार्टअप कल्चर का कैसे करें, अगर हमको यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करना है तो वो कैसे करें। तो वो सब इस चैनल पे मिल जाएगा, फ्रीलांसिंग रिलेटेड स्टफ भी मिलेगा आगे। बीच में मैं वीडियोस डाल नहीं पा रहा था बट आगे वीडियोस आती रहेंगी।
तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हॉस्टल्स की बात करें तो जो बॉयज हैं उनके लिए एल शेप्ड रूम्स बने हुए हैं, जो 3 सीटर रूम्स हैं यानी कि शेयरिंग रूम्स हैं। और जो रूम्स हैं वो एल शेप्ड रूम्स होते हैं बेसिकली, तो काफ़ी स्पेशियस होते हैं। वहाँ पे सबके लिए अलग अलग फैन वगैरह होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्ल्स के लिए पहले भी हॉस्टल था, बट गर्ल्स के लिए वहाँ पे एक नया हॉस्टल बनाया है। हम लोग अभी एक शॉर्ट विजिट के लिए गए थे कैंपस में, तो हमने देखा है कि वहाँ पे एक बिल्कुल नया कैंपस बनाया है गर्ल्स के लिए, माँ सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल। तो वहाँ पर आई थिंक जो रूम्स है आई थिंक सिंगल सीटेड ही होंगे, बट हु नोज। तो अगर रूम्स की बात करें तो वहाँ पे आपको टेबल, चेयर, बेड, लाइट, फैन और कबर्ड मिलती है। और जो हॉस्टल्स हैं उनकी सबकी सेपरेट कैंटीन्स हैं, लैन फैसिलिटी है। हाँ, वाईफाई हर जगह अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको लैन वायर खरीदनी पड़ती है, लैन केबल। तो लैन फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हो। और हरा भरा कैंपस है, बहुत सारे में बहुत हरियाली है, तो आपका मन भी लगा रहता है। वॉशरूम्स की बात करें तो यहाँ पे वॉशरूम्स कॉमन है, अलग अलग रूम के अलग अलग वॉशरूम्स नहीं है, और सारे हॉस्टल्स में बेसिकली ऐसे ही होता है, सब जगह कॉमन वॉशरूम्स है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में कि कॉलेज लाइफ और एक्सपोजर वगैरह कैसा है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने कहा बहुत हरा भरा कैंपस है, सारे में हरियाली है। उसके अलावा बात करें स्पोर्ट्स की, तो हर एक स्पोर्ट के लिए लाइक जैसे बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, हर एक स्पोर्ट के लिए अलग अलग क्लब है। यहाँ पे रेसिंग क्लब भी है। तो अभी तो जैसे सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था पिछले 1.5 साल से, तो हमने सब कुछ देखा नहीं है। बट लाइक हमने कैंपस की फोटोज वगैरह देखी हैं और स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज देखी हैं कैंपस की, सॉरी इमेजेस में। तो हमने ये देखा है कि बड़ी अच्छी से एक्टिविटीज होती है, और क्रिकेट का यहाँ पे काफी अच्छा क्लब है। और यहाँ पे रेसिंग क्लब है, वो भी अच्छा फंक्शनल है। यहाँ पे आई थिंक एक कार भी, हमने कार की इमेज में देखी थी जो रेसिंग कार होती है। उसके बाद जो अलग अलग क्लब्स बाकी होते हैं, जैसे कल्चरल क्लब्स हैं, टेक्निकल क्लब्स हैं, या एक बीएमसी क्लब करके है मैनेजमेंट का, तो उसके भी सबसे यहाँ पे सबके अलग अलग क्लब्स हैं, सब कैटेगरीज हैं, उसके सब अलग अलग कन्वेनर्स हैं, तो उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और एनुअली यहाँ पे कल्चरल फेस्ट होते हैं, टेक्निकल फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं। अभी मैं वो डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ कि उनमें कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे टीम्स बनती है और क्या क्या उनके नाम है, क्योंकि जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो तब इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे इंक्यूबेशन सेल भी है, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो कॉलेज में नए नए आते हैं, तो वही स्टार्टअप्स वगैरह का पूछते हैं कि स्टार्टअप एनवायरनमेंट कैसा है, और स्टार्टअप निकल रहे हैं कॉलेज से, तो अलग से यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेल भी है। अब यहाँ पे मैंने ये कॉमन क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कुछ, जो मेरे पास आ रहे थे काफी सारे डीएम्स में, मैंने काफी लोगों को लिख के भेजे भी आंसर्स। बट काफी लोग फिर भी पूछ रहे थे कि भैया कैसे कैसे ये चीजें होती हैं, तो मैं सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे पास आ रहा था कि भैया यहाँ पे ट्रिपल आईटी जबलपुर में ईसीई कैसी है। तो देखो यार, मैंने जितना अपने सीनियर्स से और दोस्तों से पूछा है तो ईसीई सही है। कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे जो मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भैया कोरा पे रिव्यू अच्छा नहीं दिया हुआ है, कोरा पे कुछ कुछ चीजें गलत लिखी हुई है। तो मैंने चेक किया था, उनमें से कुछ आंसर्स एक्चुअली 4 साल या 5 साल पुराने हैं। तो 4 साल 5 साल में काफी चीजें चेंज हो जाती है। और अगर बात करें कि वहाँ पे कोडिंग कल्चर कैसा है ईसी वाले बच्चों में, तो ईसी वाले लोग भी काफी अच्छे से कोडिंग करते हैं। और मैं सही बताऊँ तो काफी ज्यादा जो सीएससी वाले बच्चे हैं उनसे अच्छी कोडिंग करते हैं। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोडिंग में। तो उसके बाद काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया जो ईसी वाले लोग हैं वो आईटी कंपनीज में बैठ सकते हैं क्या। तो जितना मुझे पता है कि जो ज्यादातर कंपनीज है वो सभी स्टूडेंट्स को अलाउ करती है ईसी वालों को, बहुत कम कंपनीज हैं जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं कि हमको सिर्फ सीएस वाले बच्चे चाहिए। बट हाँ, जो मेन मेन जो जितनी मेजर कंपनीज होती हैं वो अलाउ करती हैं ईसी में बैठने के लिए, ईसी वाले बच्चों को आईटी प्लेसमेंट्स पे बैठने के लिए। और वैसे आप ऑफ कैंपस तो फिर जा ही सकते हो। ओके, तो मैकेनिकल वाले बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मैकेनिकल वाले बच्चों में कोडिंग कल्चर कैसा है, या मैकेनिकल वाले बच्चे कोडिंग करते हैं क्या। देखो, मैकेनिकल का सीन ये है कि फर्स्ट ईयर में तो सबका लगभग सेम ही होता है। सेकेंड ईयर से जो सब्जेक्ट है बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं मैकेनिकल के। तो अभी थोड़ा मन पे बात होती है कि जो बंदा पैशनेट होता है कोडिंग वगैरह का, उसको पता है कि मुझे कोडिंग जॉब में जाना है, मेरे को मनी इसका है, तो वो बंदे कर रहे हैं कोडिंग। बट हाँ, लोग ऐसे भी हैं जो मैकेनिकल में जो कुछ अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह हो गया या और इस तरह की चीज़ें होती है। बट यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट बेस्ड हो जाता है, और लोग जो लोग करने वाले हैं वो कर भी रहे हैं कोडिंग, अच्छी कोडिंग है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का। तो काफी लोग पूछ रहे थे कि भैया ये क्या ब्रांच है, इसमें क्या होता है। तो जैसे मैंने ऊपर भी कहा था, ये एक मैकेनिकल का एक्सटेंशन ही है मैकेनिकल ब्रांच का। इसमें जो वाइडर स्कोप है, या जो इसमें जो मेन फोकस है, वो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा है। लाइक 3D प्रिंटर्स वगैरह भी मेरे दोस्त बता रहे थे मुझको कि वो सब भी हमको इंस्टीट्यूट में करवाया जाएगा। तो स्मार्ट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का यही है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे फैकल्टी कैसी है। देखो फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। सीएससी की बात करूँ तो मुझे तो फैकल्टी सही लगती है। अगर आप लाइक क्लास अगर ढंग से अटेंड करते हो तो कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए। बट वही है कि ऑनलाइन में सबने ठीक से की नहीं है, मैंने भी ज़्यादा अच्छे से नहीं की है ऑनलाइन में अटेंड क्लासेस। बट हाँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बात करें कि सभी प्रोफेसर्स कैसे हैं, तो देखो कुछ तो एक्सेप्शन होते ही हैं, वो हर जगह होते हैं कि ठीक है उनका समझ नहीं आ रहा है या वो कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं। बट हाँ, ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल तो फैकल्टी अच्छी है। उसके बाद स्कॉलरशिप्स का पूछ रहे थे सब, तो स्कॉलरशिप्स तो हमने ऊपर भी बताई है मैंने अभी कि स्कॉलरशिप्स में यहाँ पे जो भी नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सभी मिलती हैं यहाँ पे। और जो एनसीएल स्कॉलरशिप है यानी कि इंस्टीट्यूट बेस्ड जो है, जो मेरिट के बेस पे मिलती है, वो भी यहाँ पर है। अच्छा हाँ, काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भैया यहाँ पे लेपर्ड्स वगैरह है क्या और स्नेक्स वगैरह है क्या कैंपस में। तो देखो जब हम लोग कैंपस गए थे तो स्नेक्स तो काफी लोगों ने देखे हैं, रिकॉर्ड भी करे हैं, उसकी वीडियोस भी पड़ी है मेरे पास, बंदों ने स्नेक देखा है वहाँ पे। सांप तो वहाँ पे है क्योंकि जंगल ही है। बाकी बात करें लेपर्ड की, तो यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें वो लेपर्ड दिखाया हुआ है कि कैंपस में घूम रहा है। बट वहाँ पे हमारे जो हॉस्टल के केयर टेकर थे, हमने उनसे भी पूछा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, तो कह रहे थे कि हमने कभी देखा नहीं ऐसा। बाकी ये चीज है कि हाँ जंगल ही है वैसे तो, कभी अंदर आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आता नहीं है, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कि भैया स्टार्टअप कल्चर कैसा है। देखो मैं सही सही बताऊं तो जितना मुझे पता है, अब से 2-3 साल पहले वाले जो सीनियर्स हैं उनसे मेरे कांटेक्ट हैं, तो वो लोग का तो कुछ कुछ चल रहा है, कुछ स्टार्टअप्स में है, कुछ मतलब अच्छी पोजीशंस पे है प्राइवेट में, प्राइवेट सेक्टर में। बट अगर बात करूं पिछले 2-3 साल से, तो देखो सही बात यह है कि पिछले 1.5 साल से तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो इतनी एक्टिविटीज, इतने इवेंट्स वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, इतनी नेटवर्किंग नहीं हो पा रही है कॉलेज वाले स्टूडेंट से और एलुमनाई वगैरह से। तो थोड़ा सा भी कोविड की वजह से कह सकते हैं, कोविड की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, ऑनलाइन स्टार्टअप्स या ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा नहीं निकल पाए। बट हाँ वैसे बात करें तो इंक्यूबेशन सेल भी है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक जो मेन मेन डाउट्स है वो सब कवर हो गए हैं इस वीडियो में। और अगर आपको और भी डिटेल में कुछ जानना है तो आप नीचे उसमें पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको मेरी आईडी इंस्टाग्राम की, रजत गुप्ता ही है। और जो ये पीडीएफ है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे, और इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर चाहिए तो डाउनलोड करके देख सकते हो कुछ भी इन्फॉर्मेशन। और हाँ, अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है जल्दी जल्दी, कि लाइक किस तरह से आप कॉलेज में स्टार्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें सही रहती हैं, किस तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। So we will meet in the next video. Thanks for watching.